हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर डेली डोज, जिसका पार्ट नंबर 8 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी, वहाँ से आप सभी पार्ट्स को विजिट कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे अभी तक नहीं हो और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड पोस्ट पाना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इक्री सेट किस देश में स्थित है। याद रखना यहाँ पर आपको कंट्री के बारे में पूछा गया है, तो किस कंट्री में स्थित है? भारत में। क्योंकि याद रखना कि जो इक्री सेट है ये स्थित है हैदराबाद में, और हैदराबाद कहाँ पर स्थित है? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं, निम्नलिखित में से कौन खरीफ सीजन की फसल नहीं है। याद रखना क्वेश्चन को आप सही से समझ लिया करो कि इसमें पूछा गया आपसे खरीफ सीजन की कौन सी फसल नहीं है, तो कौन सी होती है? यार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अलसी। यार अलसी एक रबी सीजन की क्रॉप होती है, बल्कि अगर बात की जाए धान, मक्का और मूंगफली की तो ये क्या होती है? खरीफ सीजन की फसल होती है। और अगर बात करते हैं यार मूंगफली की, तो मूंगफली को यार इंडिया में तीनों सीजन्स में ग्रो किया जाता है। याद रखना कि अगर आपसे मूंगफली के बारे में पूछा जाता है तो मूंगफली को लगभग याद रखना इंडिया में तीनों सीजन्स में ग्रो किया जाता है। वैसे अगर बात की जाए नॉर्मली तो ये किस सीजन की क्रॉप होती है? खरीफ सीजन की क्रॉप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरित उत्पादों का फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है। अब यार यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो म्यूटेशन फसल सुधार में उपयोग लिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है यार उत्पादन प्रजनन। क्या बोला जाता है? उत्पादन प्रजनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि म्यूटेशन नाम, अर्थात यार म्यूटेशन क्या होता है? उत्परिवर्तन होते हैं। तो ये नाम किसके वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो यार म्यूटेशन जो वर्ड था ये दिया गया था हुगो डी व्रीज के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? हुगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली खरपतवार है। तो अब आपको पता होना चाहिए यार कि जो गेहूं होता है, अर्थात यार कि जो गेहूं का नकलची खरपतवार होता है गेहूं, तो उसको नष्ट करने के लिए मुख्यतः यार सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यार सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग मुख्यतः गेहूं को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि मक्का व अरहर। यार यहाँ पर आपसे दो फसल के बारे में पूछा गया है कि मक्का और अरहर सह फसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवारनाशी कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों को कंबाइन में पूछा गया है, तो अगर कंबाइन में पूछा जाता है तो उसके लिए यार सबसे बेस्ट माना जाता है पेंडेमेथिलिन। लेकिन अगर आपको याद रखना दोनों को अलग अलग पूछा तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यार मक्का के लिए। तो यार मक्का के लिए जो सबसे बेस्ट खरपतवारनाशी होता है वो कौन सा होता है? सिमेजिन होता है। यार कि अगर स्पेशली आपसे मक्का के लिए पूछता तो मक्का के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है सिमेजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि क्रोमोसोम पद प्रतिपादित किया गया था। तो आपको पता होगा कि जो क्रोमोसोम यानी जो वर्ड था ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाल्डेयर के द्वारा। यार क्रोमोसोम वर्ड वाल्डेयर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं गुणसूत्र संरचना में निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है। याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है यानी जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की उसको किस किस के द्वारा चेंज किया जा सकता है। तो यार न्यूनता हो या फिर हो द्विगुणन या हो विस्थापन, इन तीनों के द्वारा यार गुणसूत्र की संरचना में बदलाव किया जा सकता है। क्योंकि अगर बात करते हैं न्यूनता की, तो अगर मान लीजिए कोई संरचना है उसमें से एक भी जीन कम हो गया तो उसकी संरचना में चेंज हुआ। ठीक है, अगर बात करते हैं द्विगुणन की, मान लीजिए कोई सा भी जीन है उसका अगर डेवलपमेंट हो गया, अर्थात मान लीजिए एक ही जगह अगर मान लीजिए दो हो गए तो इससे भी क्या हो रहा है? गुणसूत्र की संरचना में चेंज हो रहा है। अगर बात करते हैं विस्थापन की, अर्थात मान लीजिए कोई सा भी यहाँ पर जीन है, कोई सा भी यहाँ पर कंपोनेंट है, वो यहाँ से हटकर कहाँ पर स्थापित हो गया, याद रखें यहाँ पर अगर स्थापित हो जाता है तो उससे भी क्या होगा? जीन की संरचना में बदलाव हो जाता है। ठीक है, यानी तीनों ही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए। तो यार आलू की पत्तियों को मुख्यतः काटा जाता है गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए। यार कि जो क्वालिटी युक्त सीड को प्राप्त करने के लिए आलू की पत्तियों को काट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है संकर ओस का अधिकतम दोहन किसके रूप में किया जाता है। तो अब याद रखना यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया संकर ओस। तो सबसे पहले याद रखना इसका आपको इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखना है कि संकर ओस अर्थात यार हेटेरोसिस। याद रखना कि जो हेटेरोसिस है तो इसका अधिकतम दोहन किसके रूप में किया जाता है। तो इसका अधिकतम दोहन याद रखना संकर किस्मों के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? संकर किस्मों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभ बीज क्या कहलाता है। अर्थात आपको याद रखना सीड की क्लास। तो याद रखना सीड की क्लास मुख्यतः 5 होती है, तो इन 5 को आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हर तरह से आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यार रखना मेरे साथ आप एक बार काउंट कर सकते हो, बोल सकते हो कि जो 5 क्लासेज होती है वो कौन कौन सी होती है। एक होती है न्यूक्लियस सीड, एक होती है ब्रीडर सीड, एक होती है फाउंडेशन सीड, उसके बाद में आएगा रजिस्टर्ड, उसके बाद में आती है सर्टिफाइड सीड। याद रखना कि 5 क्लास होती है, कौन कौन सी होती है? एक बार बोलिए मेरे साथ कि न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड।
अब यार कहाँ यहाँ पर जो रजिस्टर्ड है ये इंडिया में ग्रो नहीं किया जाता है। इसलिए यार कहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारंभिक स्टेज तो कौन सा होता है, न्यूक्लियस सीड, अर्थात न्यूक्लियस सीड जिसे यार कहाँ बीज के अंदर बीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस राइट आंसर कौन सा है इस क्वेश्चन का, एक उन्नत प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है, अर्थात न्यूक्लियस सीड, राइट आंसर नाभिकीय बीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि बीज जीविता। अब यार हाँ बीज जीविता या फिर जो सीड विएबिलिटी होती है तो इसका टेस्ट या परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको पता होगा कि जो सीड विएबिलिटी है इसके लिए मुख्यतः यार हाँ टेट्राजोलियम परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सीड विएबिलिटी अर्थात बीज जीविता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह नहीं याद रखना कि जो बीज जीविता परीक्षण ये किया जाता है टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा। अब इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो टेट्राजोलियम परीक्षण है इसका फुल नेम क्या होता है, तो इसका फुल नेम होता है यार 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। क्या होता है, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, संकर धान में नर बंदर लाइन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। अब यार हाँ यहाँ पर अलगाव, तो अलगाव यार हाँ आइसोलेशन डिस्टेंस का आप कितनी रखोगे, यार हाँ कि आइसोलेशन डिस्टेंस आप कितनी मेंटेन करोगे जिससे कि यार हाँ नर बंदर लाइन की शुद्धता बनाई जा सके। तो इसके लिए यार हाँ जो मेंटेन करेंगे वो करेंगे हम 200 मीटर की, कितनी रखेंगे यार हाँ संकर धान में जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो रखी जाती है 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं कि खेती की SRI विधि। तो अब आपको पता होगा कि SRI विधि तो जो श्री मेथड होता है ये किस में अप्लाई किया जाता है, धान फसल में। किस में ग्रो किया जाता है इसको यार कहाँ, धान फसल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल लगाया जाता है या फिर किस रंग का टैग लगा होता है। तो आपको पता होना चाहिए यार का प्रजनक बीज अर्थात जो ब्रीडर सीड होता है तो इस पर कौन से कलर का टैग लगा होता है, तो यार कहाँ हमारे जैसे कि शॉर्ट ट्रिक थी एक पीसनी। तो अब यार यहाँ पर यूज़ किया गया प्रजनक बीज, तो प्रजनक बीज पर कौन सा टैग होता है यार हाँ पीला, या जिसे यार हाँ गोल्डन येलो के नाम से जाना जाता है। यार हाँ कि जो ब्रीडर सीड होता है इस पर टैग लगा होता है गोल्डन येलो कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला, यार हाँ किसानों को वितरित किया जाने वाला कौन सा सीड होता है। तो आपको पता होगा कि जो किसानों को दिया जाता है सीड वो कौन सा होता है, प्रमाणित बीज, जिस पर यार हाँ टैग का कलर अगर आपसे पूछा जाता है पीसनी अर्थात नीले कलर का। यार हाँ कि जो किसानों को वितरित किया जाता है कौन सा सीड, प्रमाणित सीड, और इस पर टैग अर्थात लेबल किस कलर का होता है, नीले कलर का। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि मृदा जल को धारण करने वाला बल कौन सा है, अर्थात उनमें जो फोर्स बनता है तो वो कौन सा होता है, तो यार हाँ ये होता है दोनों प्रकार का, यानी संसंजन बल और आसंजन बल, यानी दोनों ही प्रकार के यार हाँ मृदा जल को धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि लवणों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशतता 15 से कम हो। यार हाँ कि जो यहाँ पर बहुत बताई गई है सोडियम विनिमय प्रतिशतता तो कितनी है, 15 से कम। तो कौन सी ऐसी मृदा है यार हाँ, लवणीय क्षारीय मृदा, अर्थात यार हाँ लवणीय क्षारीय मृदा की जो सोडियम विनिमय प्रतिशतता होती है ये कितनी होती है, 15 से लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो ये तो आपको पता होगा यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है जिप्सम का, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। यार ना कि अगर आपसे पूछा जाता है जिप्सम का, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O किसका फॉर्मूला होता है। याद रखना कि अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ H2O किसका है, तो ये होता है POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर बात की जाए कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O तो ये किसका होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, याद रखना कि मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि सामान्य मृदा का CN अर्थात कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होता है ये कितना होता है। तो यार हाँ अगर सामान्य मृदा की बात की जाए तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होता है 10:1। कितना होता है, 10:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सार भूमि में pH मान होता है। तो अब आपको पता होगा कि जो सारी भूमि होती है उसका pH कितना होता है, 8 से अधिक होता है। यार कहा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सारी मृदा है तो इसका pH होता है 8 से अधिक, और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अम्लीय भूमि है उसका कितना होता है pH, तो होता है 7 से कम। ठीक है, 7 से कम होता है अम्लीय, और 7 से अधिक या फिर 8 से अधिक होती है सारी मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं निम्नलिखित में से किस हरी खाद को सारी भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है। अर्थात डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सारी भूमि को यानी सही करने के लिए अगर मान लीजिए
कोई मृदा सारी है तो उसको कंट्रोल करना है, आपको उसका रिक्लेमेशन करना है, सुधार करना है, तो उसके लिए किस हरी खाद का आप प्रयोग करोगे? तो उसके लिए यार खां ढैंचा का प्रयोग कैसा है? किसका प्रयोग कैसा है? ढैंचा फसल का प्रयोग कैसा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? तो अब आपको पता होगा कि जिंक से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी होती है? धान मृदा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि धान फसल में हल्की भी जिंक की कमी हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है? धान में खेरा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर है, अर्थात यार खां की जो सल्फर का क्रिटिकल स्टेज होती है वो कितनी मानी गई है सोइल में? तो वो मानी गई है 10 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एमाइड नाइट्रोजन रूप में किस उर्वरक में पाया जाता है? अर्थात यार खां की जो नाइट्रोजन है ये पाया जाता है एमाइड फॉर्म में। तो कौन सा उर्वरक होता है ऐसा? यार खां यूरिया होता है। क्योंकि अगर आपको यूरिया का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, और नहीं है आपको पता तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए कि अगर बात करते हैं यार खां यूरिया की फॉर्मूला की, तो इसका फॉर्मूला होता है CONH2NH2। अब यार खां यहाँ पर जो ये बॉन्ड लगा है, अर्थात यार खां NH2 जो बॉन्ड है, तो इसी को यार खां एमाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमाइड। अब आपको पता चली गया होगा यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है किस रो में होता है? एमाइड फॉर्म में होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्न में कौन वृद्धि प्रवर्तक है? अर्थात यहाँ ग्रोथ को प्रमोट करता है तो वो होता है ऑक्सीन। ठीक है, वृद्धि प्रवर्तक कौन सा है? ऑक्सीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है, तो आपको पता होगा नाइट्रिफिकेशन की जो क्रिया होती है ये होती है ऑक्सीकरण के द्वारा। किसके द्वारा होती है? ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊसर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण है, तो इसका कारण होता है विक्षेपण। क्या होता है? विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? अर्थात यार खां ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसका ट्रेड नेम क्या होता है? सोना। तो कौन सा होता है? यूरिया। यार खां यूरिया का ही जो ट्रेड नेम है क्या होता है? सोना होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है इस वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक लीजिए हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।